मैं डॉक्टर हेमलता काटे। आज हम देखने वाले हैं महादेवी वर्मा लिखित संस्मरण नीलकंठ, उसका दूसरा भाग। पहले भाग में हमने देख लिया है कि महादेवी जी नखास कोने से अपने घर बड़े मियाँ से मोर के दो छोटे बच्चों को लेकर आई है। वह अपने घर में उन्हें लेकर आई है, लेकिन वह बच्चे बिल्कुल छोटे हैं, इसीलिए वह उनका ख्याल रखती है। और महादेवी जी के घर के जो अन्य सदस्य हैं, वह नीलकंठ और नीलकंठ की जो पत्नी यानी मोरनी राधा, इन्हें किस प्रकार स्वीकारते हैं, नीलकंठ और राधा यह नाम उन्हें किस प्रकार दिया जाता है, ये सारी बातें आज हम इस भाग में देख लेंगे। चले देखते हैं नीलकंठ की कहानी। महादेवी जी के संस्मरण में पहले अपने पढ़ने लिखने के कमरे में उनका पिंजरा रखकर उसका दरवाजा खोला। यानी पिंजरा कहाँ रखा? पढ़ने लिखने के कमरे में। और उस पिंजरे का दरवाजा भी खोला, क्योंकि बहुत दिनों से वो उस पिंजरे में बंद थे। फिर दो कटोरे में सत्तू की छोटी छोटी गोलियां और पानी रखा। वे दोनों चूहेदानी जैसे पिंजड़े से निकलकर कमरे में मानो खो गए। कभी मेज के नीचे घुस गए, कभी अलमारी के पीछे। अंत में इस लुका छिपी से थक कर उन्होंने मेरी रद्दी कागजों की टोकरी को भी अपना क्या बनाया, नया बसेरा उन्होंने बनाया। दो चार दिन में इसी प्रकार दिन में इधर उधर गुप्तवास करते और रात में रद्दी की टोकरी में प्रकट हो जाते। यानी दिन भर कमरे में घूमते और रात में रद्दी की टोकरी में प्रकट हो जाते। फिर आश्वस्त हो जाने पर कभी मेरी मेज पर, कभी कुर्सी पर, कभी मेरे सिर पर अचानक आविर्भाव होने लगे। यानी वह बिंदास्त होकर उस कमरे में यहाँ वहाँ घूमने लगे। खिड़कियों में तो जाली लगी थी, पर दरवाजा निरंतर बंद रखना पड़ता था। खुला रखने पर चित्रा, महादेवी जी की बिल्ली, इन नवागतों का पता नहीं किस प्रकार स्वागत करती। कारण परिणाम यह होता, वह उनके साथ क्या कर सकती। वैसे तो उसने कभी चूहों पर कभी आक्रमण नहीं किया, परंतु यहाँ तो सर्वथा अपरिचित पक्षियों की अनधिकार की चेष्टा का प्रश्न था। यानी कोई अपरिचित पक्षी अगर घर में आता है, उसके अधिकार की यह बात थी। उसके लिए दरवाजा बंद रहने और ये दोनों ऐरे गहरे मेरी मेज को अपना सिंहासन बना ले, यह स्थिति चित्रा जैसी। यानी उन दोनों ने महादेवी वर्मा के पढ़ने लिखने के कमरे के अंदर जो मेज है उसका अपना सिंहासन बना लिया था, जिस पर पहले चित्रा बिल्ली का अधिकार था। ऐसे अभिमानी मारमारी के लिए यह बात कैसी होगी, असह्य ही कही जाएगी। इसलिए यह बात उसे स्वीकार नहीं हो सकती और वह उनके साथ क्या कर ले, ये सोचकर महादेवी जी उस कमरे का दरवाजा बंद रखती है। मारमारी अर्थात बिल्ली। जब मेरे कमरे का कायाकल्प चिड़िया खाने के रूप में होने लगा, तब मैंने बड़ी कठिनाई से दोनों चिड़ियों को पकड़कर जाली के बड़े घर में पहुंचाया, जो मेरे जीव जंतुओं का सामान्य निवास है। जाली का बड़ा घर जहाँ अनेक जीव जंतु रहते हैं, चिड़िया खाने के रूप में होने लगा। नहीं, वह पशु पंछी, वह दो बच्चे इधर उधर घूमने लगे, तो उनके कमरे का रूप ही चिड़िया खाने जैसा होने लगा। तो उन्होंने कहा, उन्हें भेज दिया, जाली के बड़े घर में भेज दिया। अब जाली में पहले ही बहुत सारे पशु पंछी है, जीव जंतु है, तो किस प्रकार नीलकंठ यानी मोर, दो मोर के बच्चों का स्वागत करते हैं, देख लीजिए। दोनों नवागतों ने पहले से रहने वाले में वैसा ही कुतूहल जगाया जैसे नववधु के आगमन पर परिवार में स्वाभाविक है। यानी उन नवागतों ने, दोनों ने भी वहां रहने वाले जीव जंतुओं में कुतूहल जगाया, कैसे? नववधु की तरह। लक्का कबूतर ने उनका स्वागत किस प्रकार किया? लक्का कबूतर नाचना छोड़कर दौड़ पड़े, चारों ओर घूम घूम कर गुटुरगु की रागिनी आलापने लगे।
बड़े खरगोश ने क्या किया, सभ्य सदा सभासदों के समान क्रम में बैठकर गंभीर भाव से उनका निरीक्षण करने लगे। ऊन की गोंद जैसे छोटे खरगोश है, कैसे हैं, ऊन की गोंद जैसे, ऊन की गोंद जैसे छोटे खरगोश ने उनके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे। तोते मानो भली भांति देखने के लिए एक आंख बंद करके उनका परीक्षण करने लगे। ताम्रचूड़ यानी मुर्गा, ताम्रचूड़ झूले से उतरकर, वह कहाँ बैठा है, झूले पर बैठा है, झूले से उतरकर दोनों पंखों को फैलाकर शोर करने लगा। उस दिन महादेवी जी के चिड़ियाघर में मानो क्या आया था, भूचाल आया था। धीरे धीरे दोनों मोर बच्चे बढ़ने लगे। उनका कायाकल्प वैसा ही क्रमशः और रंगमय था जैसा इल्ली से तितली का बनना। इल्ली यानी छोटी स्थिति, तितली की, छोटी तितली से, इल्ली से तितली बनने की जो स्थिति होती है, ऐसी यह मोर के बच्चे भी बढ़ने लगे। मोर के सिर की कलगी और सनग ऊंची चमकीली हो गई थी। चोंच अधिक बंकी यानी टेढ़ी हो गई थी और पैनी हो गई थी यानी पतली। गोल आंखों में इंद्रनील की नीलाभ चमक, नीलाभ द्विति झलकने लगी थी, द्विति यानी चमक। लंबी लील हरित ग्रीवा को हर भंगिमा में धूप छांव की तरह उठने गिरने लगी थी। लंबी लील ग्रीवा यानी गर्दन, धूप छांव की तरह उठने गिरने लगी थी। दक्षिण वाम दोनों पंखों में स्टेली यानी पंखों में स्टेली तक ग्रे कलर आ रहा था। सफेद आलेखन स्पष्ट होने लगे। पूंछ लंबी हुई और उसके पंखों पर चंद्रिकाओं के इंद्रधनुष रंग उद्दीप्त हो उठे। रंग रहित पैरों को गर्वीली गति ने एक नई गरिमा से रंजित कर दिया। उसका गर्दन ऊंची कर देखना, विशेष भंगिमा के साथ नीचा कर दाना चुगना, पानी पीना, टेढ़ी कर शब्द सुनना आदि क्रियाओं में सुकुमारता और सौंदर्य था। यहाँ महादेवी जी ने मोर के सौंदर्य का चित्रण किया है, किस प्रकार दाना चुगता है, किस प्रकार विभिन्न भंगियों से परिपूर्ण है, इसका चित्रण किया है। उसका अनुभव देखकर ही किया जा सकता है, गति का चित्र नहीं आंका जा सकता। ये मोर के सारे हाव भावों का, भंगिमाओं का अनुभव देखकर ही वह महसूस किया जा सकता है, उसका चित्रण आंका नहीं जा सकता। मोरनी का विकास मोर के समान चमत्कारिक तो नहीं हुआ, परंतु अपनी लंबी धूप छांव गर्दन, हवा में चंचल कलगी, पंखों की श्याम श्वेत पत्रलेखा, मंथर गति आदि से वह भी मोर की उपयुक्त सहचारणी होने का प्रमाण देने लगी। नीलाभ ग्रीवा, ग्रीवा यानी मान, गर्दन के कारण मोर का नाम क्या रखा, नीलकंठ। ग्रीवा कैसी है, मान कैसी है, नीलाभ यानी नीले रंग की, इसलिए नाम क्या है, नीलकंठ। और उसकी छाया के समान रहने के कारण मोरनी का नाम क्या रखा, राधा। इस प्रकार उन्हें नाम मिला। बढ़ते मोर और मोरनी के बच्चों को देखकर, उन बच्चों को देखकर महादेवी जी ने नीलकंठ और राधा नाम दिया है। मुझे स्वयं ज्ञान नहीं कि कब नीलकंठ अपने आप को चिड़ियाघर के निवासी जीव जंतुओं का सेनापति और संरक्षक नियुक्त कर गया था। वह चिड़ियाघर का क्या बन गया था, सेनापति और संरक्षण। कब हो गया, इसका पता भी महादेवी जी को नहीं है। सवेरे ही वह सब खरगोश, कबूतर आदि की सेना एकत्र कर उस ओर ले जाता जहां दाना दिया जाता है, और घूम घूम कर मानो सबकी रखवाली करता रहता। किसी ने कुछ गड़बड़ की और वह अपने तीखे चंचू प्रहार से उन पर दंड देता है ना, दंडित उन्हें करता। अगर कोई किसी ने गड़बड़ की तो वह चंचू प्रहार से उन्हें दंडित करता। खरगोश के छोटे और शरीर बच्चों को वह चोंच से उनके कान पकड़कर उठा लेता है, छोटे बच्चों को चोंच से पकड़कर उठा लेता। तब जब तक वे आर्त क्रंदन न करते उन्हें अधर में लटकाए रहता। कभी कभी उसकी पैनी चोंच से
खरगोश के बच्चों का कर्णवेध संस्कार हो जाता। यानी खरगोश के बच्चों के कर्णों को थोड़ी सी चोट लग जाती, पर वे फिर भी कभी क्रोधित न होने का अवसर न देते। उसे दंड विधान के समान ही उन जीव जंतुओं के प्रति उसका प्रेम असाधारण था। प्रायः वह मिट्टी में पंख फैलाकर बैठ जाता। वे सब उसकी लंबी पूंछ और सघन पंख में छुअल सा खेलते रहते ने। उसके पंखों में एक दूसरे को पकड़ा पकड़ी का वह खेल खेलते रहते। एक दिन उसके अपत्य सेन का हमें ऐसा प्रमाण मिला कि हम विस्मित हो गए। वह इतना प्रेम करता है अन्य जीव जंतुओं से, इसका एक प्रमाण एक दिन महादेवी जी को मिला। वो प्रसंग इस प्रकार है। कभी कभी खरगोश और कबूतर आदि सांप के आकर्षण बन जाते हैं, और यदि जाली के घर में पानी निकलने के लिए बनी नालियों में से कोई खुली रह जाती ना, पानी निकलने के लिए एक नाली बनाई है, अगर वह खुली रह जाती तो भीतर प्रवेश पा लेना सहज हो जाता। ऐसी ही किसी स्थिति में एक सांप जाली के भीतर घुस आया था। सब जो जंतु भागकर इधर उधर छिप गए, केवल एक शिशु यानी छोटा सा खरगोश सांप की पकड़ में आ गया। निगलने के प्रयास में सांप ने उसका आधा पिछला शरीर मुंह में दबा रखा था, शेष आधा जो बाहर था उससे चींची का स्वर भी इतना तीव्र नहीं निकल सकता कि किसी को स्पष्ट सुनाई दे सके। लेकिन नीलकंठ दूर ऊपर झूले में सो रहा था। उस वक्त वह झूले में सो रहा था। उसी से चौकन्ने कानों ने उस मंद स्वर की व्यथा पहचानी, और वह पूंछ पंख समेटकर सर्र से एक झपटे में नीचे आ गया। स्वभावतः अपनी सहज चेतना से ही उसने समझ लिया होगा कि सांप के फन पर चोंच मारने से खरगोश भी घायल हो सकता है। उसने सांप को फन के पास पंजों से दबाया और फिर चोंच से इतने प्रहार किए कि वह अधमरा हो गया। पकड़ ढीली पड़ते ही खरगोश का बच्चा मुख से निकल गया, परंतु निश्चेष्ट सा वही पड़ा रहा। राधा ने सहायता देने की आवश्यकता नहीं समझी, परंतु अपनी मंद आवाज से किसी असामान्य घटना की सूचना सब और प्रसारित कर दी। माली पहुंचा, फिर हम पहुंचे। नीलकंठ जब सांप के दो खंड कर चुका था, तब वह शिशु खरगोश के पास गया और रात भर उसे पंखों के नीचे उष्णता देता रहा। इसीलिए तो कार्तिकेय ने अपने युद्ध वाहन के लिए मयूर को चुना होगा, यह महादेवी जी को लगता है। यह उस पक्षी का रूप और स्वभाव देखकर समझ में आता है। नीलकंठ का रूप स्वभाव देखकर महादेवी जी को यह महसूस हो रहा है कि कार्तिकेय ने मोर को अपना युद्धवाहन क्यों चुना होगा। इस प्रकार यह संस्मरण आज यहाँ तक देखते हैं। अगला भाग अगले भाग में देखेंगे। आपने ध्यान से सुना, धन्यवाद।